एक है नाम जो नेशनल टीवी पर आप अक्सर देखते होंगे। देश के बड़े जो मुद्दे होते हैं उस पर डिबेट पैनल में बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को देश के सामने रखने वाली प्रीति पांडे आज हमारे साथ सिवान पहुंची हैं। वैसे तो एक निजी कार्यक्रम में आई हुई हैं, लेकिन आज हम लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात यह है कि एक नेशनल एक्टिविस्ट के रूप में पूरे देश में पहचान बनाने वाली प्रीति पांडे हमसे बात करेंगी और इस जो एक्टिविटी ये करती हैं, जिन मुद्दों को ये उठाती हैं, उन मुद्दों पर इनको क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, इनको किस तरह से उससे जूझना पड़ता है, किस तरह का असर समाज पर उसका होता है, उस बारे में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सिवान में। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक भूमि है, जहाँ हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम बात यहीं की करेंगे कि सिवान का आपका अनुभव कैसा रहा? क्या पहले भी आप सिवान आए? देखिए, सिवान से पहले मैं बिहार का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिछले 2 सालों से सुशांत सिंह राजपूत के केस पे जब हम डिबेट में बैठते तो बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से हम लोगों के लिए मैसेज नहीं आता है। तो बिहार से मुझे अथाह प्यार पिछले 2 वर्षों से मिला। आने का समय मुझे बिहार में कम मिला। पहले मैं एक बार पटना आई हूँ, अब मैं सिवान आई। हम जो सुनते हैं बिहार के बारे में बाहर रह के, दिल्ली बॉम्बे में रह के, बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है। आप जब बिहार आएंगे तो आपको बिहार और बिहारियों दोनों से इतना स्नेह हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि मैं 4 तारीख को जाने वाली थी और मैं 10 तारीख तक यहाँ पे हूँ। तो बिहार का मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, सिवान का अनुभव बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल से मिलते हैं, दिल से बात करते हैं। और बाहर की जो मेट्रो सिटीज़ हैं, देखिए उसमें वो लगाव, वो अपनापन, वो प्यार मोहब्बत नहीं रह गई है। शायद लोग बिजी हो गए हैं, जो भी है, जो भी कारण हो। भौतिक की तरफ हम शायद ज़्यादा भागते जा रहे हैं, मैकेनिकल ज़्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन बिहार में आपको वही देसीपन मिलेगा, बिहार में वही आपको देसी खाना मिलेगा, बिहार में आपको वो लोग मिलेंगे जिनके पास समय है ये पूछने का कि आप कैसे हैं, मैं कैसी हूँ। आप अलग एक अनुभव करेंगे जो एक्चुअली हम अपने बचपन में या 2 पीढ़ियों पहले दादी नानी से सुनते हैं। तो बिहार में आज भी अगर आपको राष्ट्र देखना है, आपको भारत देखना है, तो आपको बिहार ज़रूर आना चाहिए। क्या रहा यहाँ पर आने के बाद जो आपने सुना था, जाना था बिहार के बारे में या सिवान के बारे में, तो क्या लगा कि उसी तरह से सिवान है, उसी तरह का बिहार है या देखिए, बिहार क्योंकि सिवान जिले में हूँ और आपको पता है कि सिवान जिला किस चीज़ के लिए फेमस रहा है। आपको ये भी पता है कि जिस तरीके से यहाँ पे माफियावाद रहा है, जिस तरीके से गुंडागर्दी रही है, जिस तरीके से सुनती हूँ कि बिहार में एक ज़माना था जहाँ पे जिंदा लोग ईंटे के भट्टे में डाल दिए जाते थे, या जिस तरीके से गुंडागर्दी यहाँ पे चलती थी, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं था। डीएमएसपी साहब कभी कुछ बोला नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो नेता थे वो उनकी गुंडाई इतनी चलती थी कि प्रशासन भी उनके आगे हाथ बांधे खड़ा रहता था। लेकिन आज जो सिवान मैंने देखा वो इतना चेंज्ड है। और सिवान से हम कई जिलों में भी गए हैं, छपरासी और सब होते हुए बैद्यनाथ दर्शन हम लोगों ने किया। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे रोड्स नहीं बनी है, अगर आप जा रहे हैं तो जहाँ 2 घंटे लगेंगे वहाँ 6 घंटे लगेंगे। मैं बता दूँ उन सब लोगों के लिए आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार के लोग, बिहार का रोड, बिहार में चीज़ें, बिहार में अवसर इतना अच्छा है। सिवान बिल्कुल वैसा नहीं है, बिहार बिल्कुल वैसा नहीं है जो आप सुनते हैं। अगर आपको एक्चुअली बिहार जानना है तो अनुभव ये होगा कि आप आए, सिवान आए, यहाँ 2 दिन ठहरे, इसके बाद समझेंगे सिवान क्या है। चलिए, अच्छी बात है, आपने कम से कम सिवान के बारे में जो जाना था उससे हटके सिवान को पाया है। अब हम बात करते हैं मुद्दों की। कई बार हमने आपको टीवी पर देखा है सीए एनआरसी का डिबेट उठाते हुए, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं, हत्या होती है, नगरती होती है, उसके मुद्दे उठाते हुए कई बार राजनीतिक मुद्दे भी आप उठाती हैं, जो महिला हितों के मुद्दे भी उठाती हैं। कई बार आप जो लाउड स्पीकर विवाद है या फिर नमाज का विवाद है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जिस पैनल में जाती हैं वो किसका प्रेजेंटेशन लेकर के जाती हैं? देखिए, मैं देश का प्रेजेंटेशन करती हूँ, समाज का प्रेजेंटेशन करती हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। तो जो भी अगर सरकार कहीं की अच्छा काम करे, फॉर एग्जाम्पल हम बिहार में, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले 15 सालों में रोड्स बनी हुई दिख रही हैं, गुंडागर्दी कम हुई है, जंगल राज कम हुआ है, जो हमने बिहार के बारे में हमेशा सुना है। तो 100% यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब, वो काम कर रहे हैं। महिलाओं पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी और ये रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि बिहार हमारा ही देश का एक राज्य है, हमारा अपना राज्य है। आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो महिला आरक्षण बिल ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में पास हो, इसके बाद राज्यों में पास हो। लेट्स स्टार्ट विद बिहार। बिहार में पहले से आरक्षण है, 50% आरक्षण लागू है पंचायतों में। बिहार पंचायतों में, अब वो विधानसभा में भी होना चाहिए। अगर विधानसभा में देखिए पंचायतों में जो आप कह रहे हैं, मैंने हर जगह देखा कि पूरे जहाँ जहाँ हमने ट्रैवल किया वहाँ पोस्टर लगे हैं, महिला की पोस्टर लगा है, उसी पोस्टर पे उसके पतिदेव का पोस्टर लगा है।
तो बेसिकली ये जो गांव में चुनाव होते हैं तो महिलाएं शायद सिर्फ, बहुत जगह काम भी कर रही होंगी, वैसा नहीं कह रही, महिलाएं काम भी कर रही होंगी, बहुत जगह आपके पंचायत में महिलाएं होंगी जो बहुत एक्टिवली काम कर रही होंगी, लेकिन ये जो वो तरीका है कि आप महिला, अगर महिला सीट हो गई है तो पतिदेव जो है, मुखिया पति, सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देश के समाज को, आप अपने राज्य को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने घर की बेटियों को, आपके अपने समाज की बेटियों को और राज्य की बेटियों को आपको मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा, आपको आरक्षण हर जगह देना पड़ेगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री से, कि सबसे पहले जो आप विधानसभा चुनाव कराते हैं, आप विधानसभा में एक विधेयक लेके आए कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी को 50% आरक्षण महिलाओं को देना पड़ेगा। अब देखिए मजबूरी बन जाएगी सबकी, हर व्यक्ति को जो अपनी बेटियों को कल घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा था, BA-MAD करने के लिए दूसरे जिले में नहीं जाने दे रहा था, अब उसको अपनी बेटी को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम महिला सीट होने के बाद 50% सीटें तो महिलाओं को मिलेंगी, तो या तो बीवी को या तो बेटी को, किसी न किसी को लड़ाना ही पड़ेगा। तो हर हालत में महिलाओं की भलाई होगी ही होगी। तो महिलाओं के आरक्षण के बारे में हर राज्य के लोगों को सोचना चाहिए, बिहार के राज्य को। बात तो आपने महिला आरक्षण की, लेकिन क्या लगता है कि जो विधायक या सांसद चुनी जा रही हैं या जो मुखिया चुनी जा रही हैं, सरपंच चुने, जिला पार्षद चुनी जा रही हैं, तो चूंकि महिलाएं हैं, पदों पर चुन के लिए जा रही हैं, तो ये उनका भी अपना नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि वो जब उनको पद मिला है तो उसका अधिकार भी समझें और उसको लागू करें? देखिए आपको भी पता है कि हम एक अभी तक पुरुष प्रधान देश में रहते आए हैं, जहाँ पे देश की आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार 16-17% महिलाएं संसद में पहुंची हैं। तो अगर हम संसद दिल्ली की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम राज्यों की बात करते हैं, गाँव की बात करते हैं, तो अभी बहुत पिछड़ापन है। हम जो किताबों में पढ़ते हैं और उसमें वास्तविकता में बहुत फर्क है, क्योंकि एज ए एक्टिविस्ट, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग बहुत पिछड़े इलाकों में भी जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। लेकिन क्योंकि अब हाईएस्ट रैंकिंग इस समय संसद में भी है, तो उम्मीद हमारी है कि नोटबंदी अगर 1 साल में तुरंत रातों रात हो सकती है, हम राम मंदिर के बारे में बात कर सकते हैं, CNRC लागू हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पाइपलाइन में, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी पाइपलाइन में। तो इसका मतलब हम अगर प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद करें कि आप आरक्षण का बिल, जो महिलाओं का इतने सालों से, पहले तो 33% के आरक्षण का बिल क्यों, हम देश की आधी आबादी हैं, हम आपके आधे वोटर हैं, हम आपको MLA MP मिनिस्टर बना के संसद में और हर जगह भेजते हैं, विधानसभा विधान परिषद हर जगह हम लोग भेजते हैं, तो हमें 33% आरक्षण क्यों? लेकिन चलिए अगर 33% भी देते हैं, 50% तो हम लोग लड़के ले लेंगे, लेकिन आप उतना तो करिए, क्योंकि महिलाओं की अगर भागीदारी नहीं होगी तो समाज इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उनके अलावे उत्तर प्रदेश में आपको महिला मुख्यमंत्री रही हैं, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रही हैं, बिहार में महिला मुख्यमंत्री रही हैं, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, देश के कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी एक महिला ने सेवा दी है। मैं इस पर बस एक बात कहना चाहूँगी, देश की आज़ादी को 70 साल से ऊपर हुआ, 70 साल में हम मान लें तो लगभग 14 प्राइम मिनिस्टर इस देश ने देखे, 14 प्राइम मिनिस्टर में सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री, आपने जिनका नाम लिया स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री और 13 पुरुष प्रधानमंत्री, ये इक्वालिटी है। नहीं तो वो जो प्रधानमंत्री थी या फिर जब ये मुख्यमंत्री के रूप में जब महिलाएं आती हैं और बहुत मजबूती से आती हैं, जयललिता 170 हस्ताक्षर थी राजनीति में, सुषमा स्वराज जी रही हैं, शीला दीक्षित रही हैं, ममता बनर्जी हैं, तो इन लोगों ने अपने राज्यों में इस तरह का कोई महिलाओं के संबंध में क्यों नहीं विधेयक लाया? कहीं ना कहीं कमी है अपने। बिल्कुल मैं ये बात कहूँगी, और मैं ये बात ये भी कहूँगी कि जब हम संसद की बात करते हैं, संसद में 16% महिलाएं जो गई हैं, अगर वो महिलाएं ये भूल जाएं कि हम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, हम कौन सी जाति धर्म से आते हैं, हम किस एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, अगर वो सिर्फ 16% महिलाएं जो बटी हुई हैं अभी भी, अगर वो सिर्फ सांसद महोदया जितनी, अगर वो भी एक साथ आ जाए और एक स्वर में कहे कि नहीं, हमको पहले 33% आरक्षण का बिल जो हमारा आज तक पास नहीं है, पहले वो पास होना चाहिए, हम पहले एक महिला है, सांसद है, हम रिप्रेजेंट करते हैं महिलाओं का, और इसके बाद हम किस पार्टी के हैं, किस दल के हैं, किस धर्म के हैं, किस एजेंडा पे चलो बाद में, तो उनका भी मुख्य दायित्व ये बिल्कुल बनता है। मैं कह रही हूँ अगर ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में है, तो चाहे उनका भी धर्म वही है जो यहाँ पे नीतीश जी का है, हर व्यक्ति को अपने राज्य में अगर ये लागू कर दें, सिर्फ अपने राज्य में लागू कर दें, उत्तर प्रदेश में योगी जी लागू कर दें, केजरीवाल साहब दिल्ली में लागू कर दें, अगर सिर्फ हम अपने प्रदेशों में भी लागू कर देंगे तो धीरे धीरे पूरा देश में ये चीज़ लागू हो जाएगी। ये तो महिला का राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की बात हुई। अब महिला हिंसा पर बात करते हैं कि आज भी देश में सेकेंडरी नागरिकता जो मिली हुई है महिलाओं को, उनके ऊपर जो है रेप अटेम्प्ट होते हैं, रेप होते हैं, उनके साथ दहेज के लिए हत्याएं होती हैं या फिर और भी अदर तरह के जो अपराध होते हैं। क्या लगता है कि ये महिला पुरुष का जो वर्गीकरण है वो बड़ा कारण है इसके पीछे?
देखिए, क्योंकि मैं खुद एक एनजीओ रन करती हूँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मतलब महीने भर में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। 100 केसेस अगर हमारे पास दहेज के आते हैं तो यकीन मानिए 60 से ऊपर फेक केसेस आते हैं, जिसमें महिलाएं अपने पति, अपने सास ससुर के ऊपर फेक केसेस भी लगाती हैं। शादी को 7 साल नहीं हुआ है तो बहुत आसान है, आप इस तरह के केस चार्जेस लगा के सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर सबको जेल भेज दें, फेक केसेस ही आ रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो समाज में पनप रही हैं, हम अपने परिवारों से क्यों नहीं शुरू करते। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में एक छोटा बेटा होता है तो हम बच्चे को क्या ला के देते हैं बचपन में? गन। बेटी को क्या ला के देते हैं? किचन का सेट। तो हम बेटे को बचपन से ही पावर मसल दिखाते हैं कि आप तुम्हें आगे ये करना है, मतलब हम बचपन से उसको सिखाने लगते हैं कि तुमको पावर क्या होता है, चीज़ें क्या है, बंदूक क्या है, गोली क्या है। हम पावर का उसको एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। बेटी को क्या बताते हैं? बेटी को भी कहते हैं कि कोई किचन सेट है। तो कहीं ना कहीं हम ये जो मानसिकता है, हम इसको उल्टा क्यों नहीं कर देते? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम बेटे को किचन सेट ला के दे दें? क्योंकि देश में बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल शेफ जितने मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे शेफ जो है वो पुरुष ही हैं। तो हमें इस बात पे क्यों शर्म आती है कि हम बेटी को गन दे दें? बहुत सारे जिले में एसपी महिलाएं हैं। आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, आपने सीएम का नाम लिया, तो महिलाएं अगर एसपी डीएम बन के गन का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आर्मी फोर्सेस हर जगह जा रही है, फाइटर पायलट बन रही है, तो हम लड़की को ही किचन सेट दें और लड़के को गन दें? ये मानसिकता हम अपने बचपन में अपने परिवार में ही क्यों दे देते हैं? छोटे बच्चे होते हैं, अगर बेटा और बेटी है तो हम बेटी को ये कहते थे, बेटा एक गिलास पानी दे दो। बेटी को हम बेटे के नाम से संबोधन करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बेटे को, छोटे बच्चे को हमने ये कहा, बेटी जरा एक गिलास पानी दे दो? बेटा आपको पलट के तुरंत कहेगा, पापा मैं बेटी नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। लेकिन बेटी आपको पलट के तो नहीं कहती कि पापा आपने मुझे बेटा कह दिया, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब हम अपने परिवारों में ही बेटा बेटी का फर्क बचपन से करते आते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बेटा बेटी का फर्क होता है। परिवारों में लोग अपनी बीवी, अपनी बहन किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं, परिवारों में देखते हैं, वही बचपन में चीजें रिपीट होती है। तो अगर आपको समाज बदलना है तो सिर्फ नेताओं को हम घेरें ये जरूरी नहीं। किसी की पार्टी हो, बिहार में चाहे लालू जी का राज रहा हो, चाहे नीतीश जी का राज रहा हो, चाहे पासवान जी का राज हो, किसी का भी हो, आप ये नहीं कर सकते कि आप हर चीज में सिर्फ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, डीएम या पॉलिटिकल पार्टीज को आप उसको निशाना बनाएं। आप अपने घर में क्या कर रहे हैं? आप अपने घर में अपनी बेटी को गाली देते हैं, 8वीं के बाद पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, चाहे बेटी पढ़ने के बावजूद बहुत अच्छी है फिर भी बेटी की पढ़ाई रोक देंगे। बेटी यूपीएससी क्लियर कर सकती है, बेटी आर्मी फोर्सेज में जा सकती है, लेकिन आप उसको रोक देते हैं क्योंकि आप ये सोचते हैं कि कमा के क्या करेगी, वो तो दूसरे के घर में जाएगी, वो तो बोझ है हमारे परिवार में, दूसरे के घर में जाएगी तो उसका घर संभालेगी, कोई मेरा घर तो नहीं ना संभालेगी। अगर यही चीज मतलब इंदिरा गांधी जी के बारे में सोचा गया होता तो प्रधानमंत्री बनती। मैं तो सबसे पहले लोग एग्जाम्पल देते हैं रानी लक्ष्मीबाई का, तो मैं तो कहती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई से महान, वो तो बहुत महान थी, उनसे ज्यादा महान वो पिता था जिसने एक हाथ में कलम एक हाथ में तलवार थी। तो पति, परिवार, पिता, उसका भी प्रयोग बहुत ज्यादा है अपनी बेटी के आगे बढ़ने और हर चीज करने में। एक बड़ा मुद्दा आजकल देश में चल रहा है, आपको भी हम लोगों ने कई टीवी पर डिबेट से देखा है इसको उठाते हुए। क्या लग रहा है, सीएए एनआरसी भारत जैसे देश के लिए सही है या इसको रोका जाना चाहिए? क्योंकि जो सांप्रदायिक माहौल है देश का, या फिर उस सीएए एनआरसी का जो पॉलिटिकल गेनी का जो काम हो रहा है, ये रुकना चाहिए या इसको होने देना चाहिए, और क्यों जरूरी है? देखिए, जब देश का विभाजन हुआ तो महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे परमपिता हैं, उन्होंने ये बात कही कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, जो दूसरे देशों में जा रहे हैं, जो वहाँ के लोग यहाँ भी आ रहे हैं, अगर जो लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, धर्म के नाम पे उनको कभी प्रताड़ित किया जाए। आप सिर्फ ये जो 6 धर्म है, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये जो 6 लोग हैं, अगर इनको जो वहाँ भेजा गया, अगर सिर्फ धर्म के नाम पे उनका धर्मांतरण हो, उनके साथ अत्याचार हो, उनका रेप हो, उनका धर्म परिवर्तन हो। आपको पता है कि 13 साल की बेटी पाकिस्तान में, सिख बेटी अभी कुछ दिन पहले उठा ली जाती है रातों रात, और बंदूक की नोक पे उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है। दूसरे दिन वो हिजाब पहन के कैमरे के सामने खड़े होकर कहती कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। 13 साल की बेटी अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन कर देगी? आपको लगता है ये चीज? तो अगर सिर्फ धर्म के नाम पे प्रताड़ना हो रही है, और गांधी जी ने ये बात कही, वो कभी भी स्वतंत्र हैं अपने देश में वापस आने के लिए,
तो क्या बुराई है? मनमोहन सिंह जी ने जब अटल जी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने संसद में खड़े होकर ये बात कही थी कि सिखों के ऊपर बहुत प्रताड़ना हो रही है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो जब भी सीए एनआरसी आए तो सिखों को उसमें आप इंक्लूड करिए और उनके साथ जो हो रहा है वहां पे जो बर्बरता हो रही है सिर्फ सिख होने के नाते आप उनको, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकिए और किसी भी तरीके से उनको अपने देश में लाने के लिए सोचिए। तो मैं तो कह रही हूँ कि ये जो सारा हुआ सीए एनआरसी में, तो मोदी जी ने सिर्फ फीता काटा है। ये जो प्रयोग था वो एक्चुअली मनमोहन सिंह ने संसद में कहा। आसाम अकॉर्ड जब साइन हुआ था आसाम में, तो 1985 में आसाम अकॉर्ड किसने साइन किया था, किसके कहने पे हुआ था? उस समय भी राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था। बांग्लादेशियों की घुसपैठ से लेकर हर जगह इंदिरा गांधी जी इसके खिलाफ थी। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री जी, जो पिछली सरकारों ने हमेशा रिक्वेस्ट किया है, और आज अगर वो कर रहे हैं तो लोग हिंसक क्यों हो रहे हैं, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप जिस भी धर्म के, मैं जिस भी धर्म की हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे में सोफे पे बैठ के अपनी मर्जी से इंटरव्यू दूँ, आपसे मिलूँ, आपसे बात करूँ। मेरे कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होते तो शायद मैं ऐसे घूम नहीं सकती। सीएनआरसी अभी तालिबान के केस के समय, जब तालिबान अफगानिस्तान में हुआ तो मेरे ऑफिशियल नंबरों पे पाकिस्तान के नंबरों से धमकियां आने लगी। पाकिस्तान धमकियां, गालियां, मेरे परिवार की, मेरी बड़ी बहन की फोटोग्राफ निकाल के मैंने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की, एफआईआर इसके ऊपर की। तो आप दुनिया भर के लोगों को धमकियां देते हैं, जो हम क्यों नहीं बोले? हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, हम उनके लिए क्यों नहीं बोले? जो हमारे सिख रह रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं बोले? जब मनमोहन सिंह जी ने बात कही कि हम सिखों को बचाएं, तो आज अगर बचा रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ, हिंदू मुस्लिम की जब बात होती है, हमारे यहाँ जितने मुस्लिम हैं, क्या उनके ऊपर किसी तरह की प्रताड़ना के लिए आपको हिजाब पहनना ही है? नहीं तो आपको आपके साथ कुछ हादसा हो सकता है। आज़ादी के समय 8 करोड़ 7 करोड़ मुसलमान थे, आज करीब 17 करोड़ 18 करोड़ मुसलमान हैं। तो हमारी आबादी, जो हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी, वो तो बढ़ी, वो तो घटी नहीं। लेकिन जो हमारे लोग यहाँ से गए, ये भी हमारे लोग हैं। मुसलमान जो है वो भी हमारे लोग हैं। भाई कलाम साहब हमारे लोग हैं ही। कलाम साहब का नाम लेते हैं तो 130 करोड़ की जनता नतमस्तक होती है। अब अगर आप कलाम साहब में और कसाब में फर्क ना समझें तो वो तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। कलाम साहब दिल में है, कसाब के लिए कोई हमदर्दी नहीं। कलाम साहब के पदचिन्हों पे चलेंगे तो आप हमारे भाई हैं, कसाब के पदचिन्हों में चलोगे, शर्जील इमाम के पदचिन्हों में चलोगे तो तुम्हारी जगह सिर्फ जेल है। ये तो लोगों को भी समझने की जरूरत है। इसमें नेता पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक खराब होता है। शाहीन बाग 8 महीने आपने बिठवाया, सबको पता है कि शाहीन बाग में 130 करोड़ से ज्यादा पैसा पीएफआई, जो सिमी का बदला हुआ नाम है, वोट जो खराब होता है तो वोट बन भी तो रहा है। तो आप समझ नहीं रहे हैं, वोट बन रहा है लेकिन 2 पॉलिटिकल पार्टीज का। तो मैं ये कह रही हूँ, सिमी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर बैन लगा 2007 या 8 में। वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी संगठन जो है वो बंद करके पीएफआई बनी। ठीक, पीएफआई बनने के बाद आज वो पूरी तरह, हमारे जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो उन्होंने कोर्ट में दलीलें दी हैं, 130 करोड़ से ज्यादा पैसा आया सीए के टाइम पे, उसकी जांच चल रही है। क्यों? अगर हमारा हिंदू भाई अगर पाकिस्तान में रह रहा है, क्यों उसकी बेटी को उठा लिया जाएगा? क्या कोई मुसलमान का परिवार यहाँ रह रहा है, उसकी बेटी को अगर उठा लिया जाए भारत में, सिर्फ मुसलमान होने के नाम पे अगर उसको प्रताड़ित किया जाए, तो क्या हम उसका साथ देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मैं पहली एक्टिविस्ट होंगी जो उस मुसलमान परिवार के साथ खड़ी रहूंगी। 13 साल की बेटी को उठा लोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान है? अगर हम उसका विरोध यहाँ करते हैं तो 13 साल की सिख बेटी अगर उठा ली जाएगी पाकिस्तान में, तो उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे हम भाई? मतलब ये दोहरा चरित्र हम कैसे लेके आएंगे? हम बेटी बेटी में कैसे फर्क करेंगे? 12 साल की बेटी की शादी मौलाना से हो जाती है, जो 80 साल का मौलाना कब्र में पैर डाल के बैठा हुआ है, जो आज है कल जिंदा है, मर जाएगा कल पाकिस्तान में, वो उस 13 साल की बेटी से शादी कर ले रहा है, निकाह पढ़ ले रहा है, और हम इसको जायज मानते हैं। और वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो यूएनओ तक चले जाते हैं, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो किसान आंदोलन में ग्रेटा और कौन से थे 2 कौड़ी के एक्टिविस्ट, ये सारे एक्टिविस्ट उस समय क्यों नहीं बोलते जब 12 साल 13 साल की लड़की का बलात्कार पाकिस्तान में होता है, या उसको धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसके घर से उसको उठा लिया जाता है, उसकी शादी 70 साल के आदमी से कर दी जाती है, कहाँ मर जाते हैं सारे एक्टिविस्ट? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपना वोट बैंक देखते हैं। भारत में भी यही हो रहा है। अगर यूपी में रेप होगा तो वो रेप है, लेकिन राजस्थान में रेप होगा तो वो रेप नहीं। यूपी में दलित बेटी का रेप हुआ तो वो दलित है, दलित है, दलित है, दलित का कार्ड खेल जाइए, वो भी गलत है। लेकिन राजस्थान में अगर दलित बेटी को जला दिया, 2 बहनों को जला दिया था अभी जिंदा, वहां चुप रही है, वहां कुछ मत बोलो, क्योंकि वहां राजमाता की सरकार है, वहां बोल रहा है। ये नहीं हो सकता। जनता जानती है, नहीं जनता जानती है राजमाता कौन है, युवराज कौन है, बार बार यूपी जाने की जल्दी किसको होती है।
आखिर कुछ तो होगा कि जिनकी ये जो जिनकी आप- जिनकी जनरेशंस ने इतना इस देश के लिए जिन काम शब्दों किया। का आप इस्तेमाल करती हैं, जिन उपमाओं का आप प्रयोग करती हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं आपका जो है देखिए एक राजमाता बहुत दूसरे पॉलिटिकल पार्टी नहीं, की नहीं, तरफ नहीं, आकर्षण? राजमाता बहुत इज्जतदार शब्द है। मैं किसान आंदोलन की तरह, किसान आंदोलन में ये थोड़ी ना कहती हाय हाय मोदी मर जा मोदी। आपको पता है ना, ये वीडियो वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने किसान आंदोलन में खड़े होकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लोग गालियां देते थे। आप गृह मंत्री और बंगाल में कौन कौन से मौलवी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सर काट के ले आओगे तो 50 लाख या 50 करोड़ कितने। आप देश के प्रधानमंत्री के न शब्द बोलते हैं, उस पर चर्चा नहीं हो। हमने तो राजमाता ही बोला। राजमाता मतलब बहुत बड़ी पदवी है भाई, बेइज्जत थोड़ी ना किया है। आप चलिए, लाउड प्रधानमंत्री स्पीकर बताइए। जी, लाउड स्पीकर तो वर्षों से बजते आ रहे हैं, चाहे हमारा जागरण हो, चाहे हमारा अष्टजाम हो, या हमारा धार्मिक आयोजन हो, और या फिर 5 टाइम का अजान हो। अब अचानक से पिछले 2 सालों में ये लाउड स्पीकर पर इतना तूल क्यों दे दिया गया? देखिए पहले तो ये 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जब एक छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ था। उसके बलात्कार में प्रॉब्लम ये थी, जब बलात्कार हुआ तो उसकी चीखों की आवाज लाउड स्पीकर की वजह से बाहर नहीं सुनाई दी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि भाई लाउड स्पीकर आप लगाइए, लेकिन उसकी एक वॉल्यूम होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप मंदिरों मस्जिदों में इतनी तेजी लाउड स्पीकर लगा दीजिए कि आप पूरे समाज में ध्वनि प्रदूषण करिए। ये तो भारत है, आप किसी भी तरीके से इतने जोर जोर से हॉर्न बजा देते हैं। अगर आप यही भारतीय विदेश जाते हैं तो अपनी लेन में चलते हैं, यही भारतीय विदेश में जाते हैं तो आप अपने हॉर्न की आवाज 4 बार नहीं चलाते, क्योंकि फाइन है। 2 मिनट में पुलिस रोक लेगी, फाइन काट लेगी। यहाँ तब तक हॉर्न बजाएंगे जब तक सामने वाला परेशान होकर अपनी गाड़ी ना हटा ले या चौराहों लड़ाइयाँ ना हो जाए। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर लाउड स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि आप लाउड स्पीकर लगाइए, पहले तो लाउड स्पीकर लगाने पे कोई मना ही नहीं, सिर्फ उसका जो ध्वनि मानक है वो तय है कि आप जो उसकी ध्वनि की आवाज है वो एक लिमिटेड होनी चाहिए। आप इतनी जोर से क्यों चलाएंगे, चाहे वो 5 टाइम की नमाज हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो और कुछ हो। आप इतनी जोर से क्यों चलाएंगे कि पूरे शहर को बताना है कि आपके मंदिर मस्जिद में क्या हो रहा है। आप सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, आप सड़कों पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दोनों गलत। मैं तो देखिए, अभी मैं कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे थी, न्यूज 18 इंडिया भैया जी कहीं एक बहुत बड़ा शो आता है, और उस पर मैंने 8 पैनलिस्ट थे। मैंने उस पर यही बात कही, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये बात कहती हूँ कि सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है। बिल्कुल आप सरकार की जगह सरकार का सड़क घेर के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, गलत। लेकिन सड़कों पे नमाज पढ़ना भी गलत। आप दोनों को मना करिए। अच्छा, दोनों अगर सड़कों पे पढ़ेंगे तो मंदिर का क्या मतलब फिर, तब मस्जिद का क्या मतलब। तो फिर मंदिर और मस्जिद में देखिए भाई साहब ताला लगा दीजिए और इनको सड़कों पे पढ़ने दीजिए। तो प्रशासन कैसे कंट्रोल करेगी, इनको बताइए। आपने तो डीएम एसपी का काम बढ़ा दिया उस जिले का, आपने तो उस राज्य का काम बढ़ा दिया। अगर उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से 45,000 लाउड स्पीकर उतर सकते हैं, 12,500 लाउड स्पीकर की वॉल्यूम कम हो सकती है, तो ये पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। एक जगह बवाल हुआ पिछले पूरे 10 दिन में, बहराइच से लेके गोंडा, जहां जहां मंदिरों के क्या कारण था इसका नहीं होने का? देखिए कारण वही मैंने कहा, शाहीन बाग क्यों होने दिया। शाहीन बाग कैसे 6 महीने चला। कनाडा, यूके, यूएस से इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल एनजीओ से देश में पैसा आया खालिस्तान मूवमेंट के लिए। और जब किसान आंदोलन की सुनवाई, जो वो सारी सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो आपको पता है जो जज उसमें थे, वो न्यायाधीश को भी धमकियां आई है कनाडा से। मतलब जो इस देश के इतनी बड़ी न्यायपालिका के बैठे न्यायाधीश हैं, उनको धमकी देने की हिम्मत उन लोगों की है। आप ये सोचिए तो आम आदमी का इस देश में क्या है। किसान आंदोलन आप करिए। मैंने किसान आंदोलन में सबसे पूछा कि भाई मुझे आप टीवी चैनल से पूछती कि मुझे 10 किसान का नाम ऐसा बता दीजिए जिनकी किसानों की जमीन हड़पी गई हो। एक किसान ऐसा नहीं है जिसकी जमीन हड़पी गई। किसान आंदोलन 8 महीने बैठा रहा। अच्छा, किसान आंदोलन दिल्ली में बैठा रहा, तो बंगाल के चुनाव में टिकैत साहब को जाने की क्या जरूरत थी। टिकैत साहब का बंगाल के चुनाव से क्या लेना देना था, मुझे बताइए। आप किसान आंदोलन कर रहे थे, आप चुनाव में क्यों गए। आप ममता बनर्जी से मिलने क्यों गए। आप दिल्ली में क्यों गए, आप दिल्ली में चले बैठे। आप यूपी के चुनाव में क्यों एक्टिव रहे। कहीं ना कहीं चुनाव को इसको प्रभावित करना। तो देखिए अभी आने वाले समय में भी 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में 3-4 राज्य ऐसे हैं जिनका चुनाव है। गुजरात का चुनाव होना है, बहुत जगह का गुजरात। सकता है कि लाउड स्पीकर और ये जो विवाद है ये भी चुनाव से तो यूपी के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हिजाब का कर्नाटक में। अब वो मुद्दा खत्म, अब वो मुद्दा शाम, क्योंकि यूपी का चुनाव हो गया, योगी जी जीत गए। आपके बच्चे पढ़े होंगे, मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो स्कूल में यूनिफॉर्म में जाते होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जितने बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उनके अंदर एक समानता रहे। हर व्यक्ति एक स्कूल की यूनिफॉर्म जो है, और जो प्रदेश की जो एक एजुकेशन पॉलिसी और जो स्कूल के नियम है
उसके अंतर्गत आप जाएं। आप कल हिजाब पहन के जाएंगे, कल हिंदू कहेगा जी हम तो राम नामी दुपट्टा पहन के जाएंगे। अब फिर स्कूल के यूनिफॉर्म का क्या मतलब रहा? आप मंदिरों मस्जिदों में नमाज मत पढ़िए, हनुमान चालीसा मत पढ़िए, आप कहीं हम सड़कों में पढ़ेंगे। अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बद से बदतर की स्थिति होगी। जो देखिए गवर्नमेंट के पास अपने तंत्र मंत्र है इनको कंट्रोल करने का, गवर्नमेंट को इनको कंट्रोल करना चाहिए। जो प्यार खुशी से माने वो प्यार खुशी से माने। योगी जी ने अगर सबके लाउड स्पीकर उतरवा दिए तो यही चीज़ दिल्ली में भी हो सकती है, यही बिहार में भी हो सकता है, यही महाराष्ट्र में भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अगर आपको एक वर्ग को खुश करना है तो आप लाउड स्पीकर उतरवाएंगे नहीं। जब हम बात प्रीति पांडे की करें तो जब आप स्टडी या ड्यूरिंग स्टडी या आफ्टर स्टडी सोशल सर्विस में आई, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आपने अपना करियर शुरुआत किया, क्या लगा प्रीति पांडे होने का कोई नुकसान आपको हुआ? देखिए मैम, MBA हुआ है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी, विदेश की कंपनी में काम करती थी और 2013 में मैंने एंड में नौकरी छोड़ी। और 2013 से फिर मैं, क्योंकि अपने स्कूल के टाइम पे भी मैं स्लम्स जो झुग्गियाँ होती हैं उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, रिक्शे वालों के बच्चों का। और फिर मैंने कपिल देव जो क्रिकेटर है उनका एक NGO है खुशी करके, उसमें कुछ साल काम किया। और इसके बाद मैंने तय किया कि मैं कुछ दिन खुद इस पे काम करूँगी और मैं धीरे धीरे खुद सोशल एक्टिविस्ट बन। एक्चुअली मैं सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। और सामाजिक कार्यकर्ता होते होते 2012 में जब निर्भया का केस हुआ तो मैं निर्भया के केस के दौरान इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट पे जाते थे, हम बड़ी लाठियाँ खाते थे। और आपको पता है कि निर्भया का केस कितना दर्दनाक केस था, किस तरीके से जो उनकी माँ थी और उनका परिवार था वो कितना परेशान था। जिस बेटी को दरिंदगी से चलती बस में बलात्कार के बाद मार दिया गया, मतलब आप सोचिए कि उसका केस भी इस देश में 8 साल 9 साल चला। तो ये वो देश है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने का बहुत फायदा होता है, बहुत नुकसान होता है। नुकसान सिर्फ इतना है कि जो लोग आपकी शायद, अब जैसे मैंने मस्जिद पे भी बात की, मैंने मंदिर पे भी बात की, लेकिन जो आपके लोग होंगे, जो आपके कुछ लोग होंगे जो आपके इंटरव्यू में कमियां निकालना चाहेंगे आपकी बात में, उनको मंदिर नहीं सुनाई देगा, उनको सिर्फ मस्जिद सुनाई देगा, उनको हिंदू नहीं सुनाई देगा, उनको सिर्फ मुसलमान सुनाई देगा। तो विरोध तो आपका होगा, आप कितना अच्छा भी काम कर लीजिए विरोध होगा। इंदिरा जी का भी बहुत विरोध था इस देश में और प्यार करने वाले लोग आज तक हैं। मोदी जी का भी बहुत विरोध होता है, प्यार करने वाले लोग आज तक हैं। तो मुझे लगता है कि हर जगह खामियां होती हैं। आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, विरोध होता कुछ है। ऐसे मुद्दे होते हैं, सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जिन पर आपस में लोग चर्चा करने से बचते हैं। और ऐसे में नेशनल स्क्रीन पर आकर के, बड़े चैनल्स पर आकर के और उस पर अपनी बात को इस तरह से बेबाकी कर रखना, क्या उस डिबेट या उस बातों के बाद आप पर कोई देखिए सबसे अच्छा ये है कि स्वतंत्र काम, मैं हमेशा कहती हूँ स्वतंत्र काम करने का बहुत फायदा होता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक होते हैं तो आपको पार्टी लाइन पे जाना पड़ता है, आपकी पार्टी क्या काम कर रही है आपको वो सोच के जाना पड़ता है। स्वतंत्र होने का फायदा ये है कि आपकी बुद्धि, आपका दिमाग जो ये कहता है कि नहीं ये समाज के लिए हितकारी है, आपको इस पे बोलना है, इस पे नहीं बोलना है। तो बहुत सारी दुश्मनियां भी होती हैं, बहुत सारी धमकियां भी आती हैं, बहुत सारी गालियां भी आती हैं, बहुत उल्टे सीधे मैसेजेस भी आते हैं। तो कई बार हम लोग अपनी मूवमेंट के बारे में बताते हैं, कई बार अपनी मूवमेंट के बारे में नहीं भी बताते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठ चुके हैं कि आप अगर एक इंटरव्यू करते हैं या हम लोग एक इंटरव्यू करते हैं तो 20 मिलियन, 22 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन लोग देख रहे हैं। मतलब आपका एक इंटरव्यू 2 करोड़, 2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं। तो 2-2.5 करोड़ युवा अगर आपको देख रहा है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप वही बोलें जो लोगों को खुश करने के लिए ना हो, देश और राष्ट्र समाज के हित के लिए हो। हम आज हैं कल नहीं है, लेकिन हमारी बातें तो हमेशा रहेंगी। तो अगर आपको युवाओं को प्रेरित करना है कि आप हर आदमी अपने करियर में है, काम है, मैं सबको नहीं कहती कि आप अपनी नौकरी छोड़ के आ जाइए, आप अपनी नौकरी करते रहिए। लेकिन आजकल के बच्चे ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं। आप रोज का 15 मिनट, आधा घंटा देश के मुद्दों के बारे में बात जरूर करिए, क्योंकि ये देश सिर्फ नेताओं का नहीं है जिनको आपने चुन के भेजा है, उससे बड़ा दायित्व तो आपका है, क्योंकि उन नेताओं को आपने चुना है। आपका नेता, आपके जिले का नेता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके कान पकड़ के भी काम कराने का काम आपका ही है, क्योंकि आप ही उसको बार बार चुन के भेजते हैं। तो चुनौतियां रहती हैं, अच्छी भी रहती हैं, बुरी भी रहती हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पे मुझे लगता है देश विदेश हर जगह से बहुत सारा प्यार हम लोगों को मिलता है, बहुत सारे परिवार हम लोगों के साथ। एज अ वीमेन आपको लगता है कि, या इधर आपको लगता है कि जो लड़कियां हैं जो अभी कैरियर बनाने की दिशा में आगे प्रयास कर रही हैं, बहुत कम संख्या ऐसी है जो इस तरह से सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्क में आगे आ रही है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि सामाजिक बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका है महिलाओं की, लड़कियों की, अगर वो और ज़्यादा संख्या में इस दिशा में आगे आए तो? हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा ना कि लेट्स बिगिन एट होम, हम अपने घर से ही शुरू करें। हम भी तो किसी की बेटी हैं। अगर चैनल पे, टेलीविजन पे बैठ के हम किसी माफिया के खिलाफ बोल रहे हैं या हम तालिबान के खिलाफ बोल रहे हैं, PFI ISIS के खिलाफ बोलते हैं, तो मेरे पिता को भी डर लगता हो। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे पिता की भी रूह कांपती है जब मैं किसी जगह स्टेट में जाती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ और रोज आतंकवादियों को गाली दे रही हूँ, रोज ISIS को। तो मेरे पिता भी रात को फोन करके कहते कि तुम इतना बोलती हो उनके खिलाफ, मुझे थोड़ी सी घबराहट होती। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखिए आपकी 4 बेटियां हैं,
आपकी एक बेटी तो नहीं, 4 बेटी। एक को कभी कुछ हो भी जाए तो 3 तो वैसे भी रहेंगी, आपका वंश चलाने के लिए आगे, बेटा आपका है ही। लेकिन पिता ने कभी मुझे नहीं रोका इस चीज़ के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से परिवारों को संदेश जरूर दूंगी कि अगर आपकी बेटी, और हर बेटी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई है, आप उस बेटी को जन्म लेने दे रहे हैं कि नहीं, गर्भ में ही मार दे रहे हैं, आप अपनी बेटी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई जो है उसको पनपने दे रहे हैं कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता, भाई, पति, परिवार, हर आदमी मिलके साथ है तो बेटियां आगे बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को बेटियों का साथ देना चाहिए, सिर्फ अपनी बेटी का नहीं, दूसरे की भी बेटी अगर अच्छा काम करी तो उसको प्रमोट करिए, उसको कहिए बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो क्या कहना चाहेंगे जो यूथ है, उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं यूथ को कहूंगी कि ये देश आपका है, ये समाज आपका है, और आपको अपने समाज, अपने देश के लिए उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। देश में जो अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करिए, गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है जो नहीं अच्छा कर रही है, आप उसको क्रिटिसाइज भी करिए। यही डेमोक्रेटिक कंट्री की खूबसूरती है। हम तालिबान देश में नहीं है कि हम सरकार के कुछ खिलाफ बोलेंगे तो हमारा गला काट दिया जाएगा, हमारा हाथ काट दिया जाएगा, हमारे परिवार को उठा लिया जाएगा। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में आपको बोलने की आजादी है। अगर जेएनयू में ऐसे लोगों को बोलने की आजादी है जो दुर्गा माँ को अशब्द बोलते हैं, तो ये तो पूरा देश है जहां आप खड़े होके आप अपने लिए बोलिए। युवा है, 33% से ज्यादा युवा है इस देश में, जिसके ऊपर देश भारत माता का भार है, और आपको उसको लेके आगे चलना पड़ेगा। साथ में ये भी कहिए कि प्रीति पांडे को तो डरे नहीं आगे नहीं, बिल्कुल, जितने लोग देख रहे हैं, जितने चैनल आपके लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स, सबसे प्रीति पांडे मैं हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, धुलाई देव फाउंडेशन मेरे एनजीओ का नाम है। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हम लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं, इनके माध्यम से भी हमारे साथ संपर्क में रह सकते हैं। डरिए नहीं, आप बोलिए। अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो आपके अंदर जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देश के लिए खड़े होइए, और बदलाव भी आएगा। बदलाव आएगा, बिल्कुल, युवा ही देश को बदलाव देंगे। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे प्रीति पांडे, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आप